साल 1994 में दुनिया में सैटेलाइट लॉन्च की होड़ मची हुई थी। सारे देश चाहते थे कि उनके खुद के सैटेलाइट हो जिससे वे मौसम की जानकारी रख सकें, पूरी दुनिया में आसानी से बात कर सकें, सैटेलाइट से अपनी सेना की सिक्योरिटी बढ़ा सकें, टेलीविज़न और अन्य संचार के साधन हैं उनमें क्रांति ला सकें। और इसके लिए अनेक देशों ने अपने सैटेलाइट भी बना रखे थे। लेकिन सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए जिस रॉकेट इंजन की ज़रूरत होती है वह अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देश को छोड़कर किसी के पास नहीं था। इस सैटेलाइट लॉन्च की होड़ में भारत भी अपने हाथ बांधे पीछे खड़ा था, क्योंकि भारत के पास न तो सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाने वाला रॉकेट इंजन था और ना ही इस इंजन को बनाने की तकनीक। उस समय भारत में उम्मीद की एक किरण बनकर आते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो में काम कर रहे एक साइंटिस्ट डॉक्टर एस नंबी नारायण। नंबी नारायण इस रॉकेट इंजन को बनाने की तकनीक को सीखने के लिए एक जासूस की तरह अपनी टीम के साथ विदेश स्पेस एजेंसियों में जाते हैं, वहाँ की स्पेस एजेंसियों में काम करने लग जाते हैं और उसके बाद भारत आते हैं और यहाँ इसरो में रॉकेट इंजन बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद एक दिन उनके घर पर पुलिस आती है और दरवाज़ा खटखटाती है। पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। उन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने रॉकेट इंजन के सीक्रेट यानी इंजन मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी है। नंबी नारायण को उन पर लगे आरोप को गलत साबित करने और ये कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते 24 साल का समय लग जाता है। रॉकेट साइंटिस्ट नंबी नारायण के जासूसी के आरोप में गिरफ्तार होने से बेदाग बाहर निकलने तक की ये दिलचस्प कहानी कि वास्तव में कौन थे ये डॉक्टर नंबी नारायण और किसने इनके ऊपर आरोप लगाए होंगे, इन पूरी बातों को विस्तार से समझते हैं इस वीडियो में। Nambi Narayanan is in the news these days not for anything related to space though. His book, written in Malayalam, was released in Thiruvananthapuram today, titled Orbit of Memories. It documents his career in ISRO, including his arrest in 1994 by the Kerala police on charges of spying for Pakistan. वैज्ञानिक एस नंबी नारायण की दास्तां किसी फिल्मी कहानी की तरह है। एस नंबी नारायण का जन्म 12 दिसंबर 1941 को एक तमिल मध्यम वर्गीय फैमिली में हुआ था। उनके पिता नारियल के कारोबारी थे और माँ घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करती थी। नारायण ने मेधावी छात्र थे और अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल लाते थे। इसरो जाने से पहले उन्होंने केरला के तिरुवनंतपुरम के इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक की डिग्री ली थी। इसरो में काम करते हुए नारायण ने तेज़ी से प्रगति की। उन्हें अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रॉकेट से जुड़ी तकनीक का अध्ययन करने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली, जहां उन्हें रॉकेट की तकनीकी को बारीकी से समझने का मौका मिला। वहां से पढ़ाई के 1 साल बाद वो भारत लौटे और वापस आकर फिर से इसरो में काम करने लग गए। इसरो में उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाताओं जैसे विक्रम साराभाई, जो इसरो के संस्थापक थे और इससे पहले अध्यक्ष थे, सतीश धवन और एपीजे अब्दुल कलाम, जो बाद में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे, उनके साथ काम किया। जब नारायण ने इसरो में काम करना शुरू किया तब शुरुआती दौर में इसरो के वैज्ञानिक एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए या सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए अमेरिका और फ्रांस के रॉकेट इस्तेमाल करते थे। उस दौर में भारत क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी पाना चाहता था। क्रायोजेनिक इंजन का मतलब होता है कि एक ऐसा इंजन जो वायुमंडल से बाहर स्पेस में भी काम कर सके। उसमें भारत के पास जो जेट इंजन और रॉकेट इंजन थे वह क्रायोजेनिक इंजन नहीं थे, यानी कि वे वायुमंडल में तो काम कर सकते थे लेकिन वायुमंडल से बाहर स्पेस में वे काम नहीं कर सकते थे। देखिए, किसी भी फ्यूल या ईंधन को जलने के लिए एक ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है कि एक जलती हुई मोमबत्ती लीजिए और उसके ऊपर गिलास रख दीजिए उल्टा करके, मोमबत्ती थोड़ी देर में यानी कुछ सेकंड्स में ही बुझ जाती है, क्योंकि ग्लास के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाने के कारण मोमबत्ती बुझ जाती है। ऐसे ही इंजन भी अकेले पेट्रोल या डीजल से नहीं चल सकता। उसे पेट्रोल और डीजल या जो भी फ्यूल है उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। धरती पर तो इंजन में लगा कार्बोरेटर ऑक्सीजन को बाहर वायुमंडल से खींचता है और इंजन में फूंक देता है और इंजन में वह फ्यूल जलने लग जाता है। लेकिन स्पेस में ऑक्सीजन होती नहीं है तो ये इंजन काम नहीं करते। उसके लिए क्रायोजेनिक इंजन की ज़रूरत पड़ती है। क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है कि यहीं धरती से ही इंजन के साथ साथ ऑक्सीजन को भी अलग से स्टोरेज करके भेजा जाता है और फिर एक निश्चित अनुपात में दोनों को इंजन में भेजकर जलाया जाता है।
क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल और ऑक्सीजन को निम्न ताप में स्टोर करके भेजा जाता है। निम्न ताप यानी बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडा करके उनको बिल्कुल तरल रूप में बना करके स्टोर करके भेजा जाता है, ताकि थोड़े से स्टोरेज में भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल और ऑक्सीजन स्टोर हो सके। तो उस समय भारत ने अमेरिका से क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी की मांग की कि हमें भी बताओ कि ये क्रायोजेनिक इंजन कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं। लेकिन अमेरिका ने क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी देने से साफ इनकार कर दिया। फिर भारत ने रूस से समझौता करने की कोशिश की। बातचीत अंतिम चरण में थी, लेकिन अमेरिका के दबाव में रूस भी मुकर गया। तब इसरो में काम कर रहे साइंटिस्ट नंबी नारायण ने भारत सरकार को भरोसा दिलाया कि वह अपनी टीम के साथ स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाकर दिखाएंगे। बताया जाता है कि नारायण भारत के स्वदेशी रॉकेट बनाने वाले प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए विदेशी स्पेस एजेंसियों में गए, वहां पर काम किया और एक जासूस की तरह चोरी चुपके से क्रायोजेनिक इंजन बनाने की तकनीक सीखी। भारत में लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी लाने वाले वे ही थे। 1917 में नंबी नारायण लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी भारत में लेकर आए, यानी क्रायोजेनिक इंजन बनाया, और इसके साथ ही देश में ईंधन रॉकेट प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई, जिसका उपयोग इसरो ने अपने कई रॉकेटों के लिए किया था। आपने PSLV और GSLV का नाम तो सुना होगा। यह वही रॉकेट है जिसमें क्रायोजेनिक इंजन लगे होते हैं और उनकी ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी भी वस्तु को अंतरिक्ष में भेजना होता है, यानी वायुमंडल से बाहर भेजना होता है। साल 1994 तक उन्होंने एक वैज्ञानिक के तौर पर बड़ी मेहनत से काम किया। उस वक्त 53 वर्षीय नंबी नारायण इसरो के क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे। उसमें अक्टूबर 1994 को केरल पुलिस द्वारा मालदीव की एक महिला मरियम रशीदा को तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया जाता है। मरियम रशीदा को अपने वीजा में निर्धारित वक्त से ज़्यादा समय तक भारत में रहने का आरोप है। रशीदा की गिरफ्तारी के कुछ महीनों बाद पुलिस ने मालदीव की एक बैंक कर्मचारी फौजिया हसन को गिरफ्तार किया। इसके बाद एक बड़ा स्कैंडल सामने आता है कि मरियम रशीदा को उनके वीजा में निर्धारित वक्त से ज़्यादा समय तक भारत में रहने के कारण नहीं, बल्कि रशीदा को इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की ड्राइंग की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस से मिली कुछ जानकारियों के आधार पर स्थानीय अखबारों ने अपनी खबरों में लिखा, मालदीव की ये महिला भारतीय रॉकेट से जुड़ी गुप्त जानकारी चुराकर पाकिस्तान को बेच रही है। इसमें इसरो के वैज्ञानिकों की भी मिलीभगत है। 30 नवंबर 1994 को तिरुवनंतपुरम में इसरो के टॉप वैज्ञानिक और क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नंबी नारायण समेत 2 अन्य वैज्ञानिकों को डी शशि कुमारन और डेप्यूटी डायरेक्टर के चंद्रशेखर को भी अरेस्ट किया जाता है। इसके अलावा रूसी स्पेस एजेंसियों का एक भारतीय प्रतिनिधि SK शर्मा, एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट भी गिरफ्तार किया जाता है। इन सभी पर पाकिस्तान को इसरो के रॉकेट इंजन की सीक्रेट जानकारी और अन्य जानकारी दूसरे देशों के देने के आरोप थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने नारायण से पूछताछ शुरू कर दी। नारायण ने आरोपों का खंडन किया और इसे गलत बताया। तब तक पुलिस स्टेशन में पत्रकारों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी और कुछ ही घंटों के भीतर अखबार उन्हें गद्दार कह रहे थे। एक ऐसा गद्दार जिसने मालदीव की 2 महिलाओं के हनी ट्रैप में फंसकर भारत की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच दी थी। अगले कुछ महीनों में नारायण की प्रतिष्ठा और इज्जत जैसे टुकड़ों में बिखर गई। उन पर भारत के सरकारी गोपनीय कानून, ऑफिशियल सीक्रेट लॉ के उल्लंघन और भ्रष्टाचार समेत अन्य कई मामले दर्ज किए गए। नारायण ने पुलिस को बताया था कि रॉकेट की खुफिया जानकारी कागज के जरिए ट्रांसफर नहीं की जा सकती और उन्हें साफ तौर पर फंसाया जा रहा है। उस समय भारत शक्तिशाली रॉकेट इंजन बनाने के लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा था और इसलिए जांचकर्ताओं ने नारायण की बातों पर भरोसा नहीं किया। इस मामले में नारायण को 50 दिन गिरफ्तारी में गुजारने पड़े थे। वो 1 महीने जेल में भी रहे। जब भी उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए ले जाया जाता, भीड़ चिल्ला चिल्ला कर उन्हें गद्दार और जासूस बुलाती। हालांकि नारायण की गिरफ्तारी के 1 महीने के बाद दिसंबर 1994 में इस मामले की जांच CBI को सौंप दी गई। CBI ने अपनी जांच में इंटेलिजेंस ब्यूरो और केरल पुलिस के आरोप सही नहीं पाए गए। फिर जनवरी 1995 में इसरो के 2 वैज्ञानिक और बिजनेसमैन को बेल पर रिहा कर दिया गया। हालांकि मालदीव के दोनों नागरिकों को जमानत नहीं मिली। आखिरकार 19 जनवरी 1995 को नंबी नारायण को जमानत मिल गई। फिर अप्रैल 1996 को CBI ने अपनी 104 पन्नों की रिपोर्ट जारी की। CBI ने कहा कि न तो इसरो से गोपनीय कागज चुराने के सबूत है और न ही पैसों के लेन देन के।
इसरो के एक आंतरिक जांच में से पता चला कि क्रायोजेनिक इंजन से जुड़ा कोई कागज गायब ही नहीं था। मई 1996 में कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और इसरो जासूसी केस में गिरफ्तार सभी आरोपियों को रिहा कर दिया। हालांकि इन सब के बाद भी उनकी परेशानियों का अंत नहीं हुआ। सीबीआई के मामला बंद किए जाने के बावजूद सीपीएम की नई सरकार ने इसे दोबारा शुरू करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन साल 1998 में इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। फिर 1999 में नंबी नारायण ने मुआवजे के लिए याचिका दाखिल की। 2001 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल सरकार को क्षतिपूर्ति का आदेश दिया, लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती दे दी। फिर सितंबर 2012 हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नारायण को 10 लाख रुपए देने के आदेश दिए। अप्रैल 2017 में नंबी नारायण सुप्रीम कोर्ट में उन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए एक याचिका दायर करते हैं जिन्होंने वैज्ञानिक को गलत तरीके से केस में फंसाया था। 14 सितंबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने उत्पीड़न का शिकार हुए इसरो वैज्ञानिक नारायण को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही उनकी प्रतिष्ठा को फिर से बहाल करने के बारे में विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केरल पुलिस की भूमिका की जांच के आदेश दिए। अभी नंबी नारायण जांच के नतीजे देखने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे इसमें फंसाने वाले लोगों को सजा मिले। नंबी नारायण आज 78 साल के हैं और उनके लिए अभी भी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। इस कहानी का एक अध्याय खत्म हो गया, लेकिन एक अध्याय अब भी बाकी है। नारायण और 5 अन्य लोगों के खिलाफ इस तरह की साजिश क्यों रची गई, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। नारायण को शक है कि शायद यह षड्यंत्र किसी प्रतिद्वंदी अंतरिक्ष शक्ति ने रचा होगा ताकि भारत की रॉकेट टेक्नोलॉजी को विकसित करने से रोका जा सके। पूरे केस में जो बात सबसे ज़्यादा हैरान करती थी वो ये थी कि जिस तकनीक की वजह से नंबी नारायण पर 1994 में झूठे आरोप लगे थे, उस तकनीक को भारत ने पहली बार साल 2017 में टेस्ट किया था। नंबी नारायण उस तकनीक को विकसित करने के लिए अहम कड़ी साबित हुए थे, जिसकी मदद से विकास इंजन को तैयार किया गया। इसी इंजन की मदद से भारत ने पहले PSLV को तैयार किया था। साल 2019 में नंबी नारायण को भारत सरकार के प्रतिष्ठित पद्म भूषण से भी नवाजा गया। ऐसा माना जाता है कि नंबी नारायण के खिलाफ साजिश नहीं हुई होती तो भारत 15 साल पहले ही स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना चुका होता। नंबी नारायण ने अपने साथ हुई साजिश पर रेडी टू फायर हाउ इंडिया एंड आई सर्वाइव्ड द इसरो स्पाई केस नाम से किताब भी लिखी है। इस कहानी पर एक मोड़ आता है जब इस कहानी पर एक फिल्म बनती है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। बताया जाता है कि यह फिल्म डॉक्टर नंबी नारायण की सच्ची घटनाओं पर आधारित है, लेकिन यह फिल्म बनने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने ही इस फिल्म की कई घटनाओं को असत्य बताया है। इन घटनाओं की सत्यता और असत्यता के बारे में हम फिर कभी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।